राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इस बार तुष्टीकरण भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और ये मुद्दा इसलिए क्योंकि अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो अशोक गहलोत के शासन में बीते 5 साल में कम से कम 6 बड़े दंगे राजस्थान में हुए हैं। कोरोना काल को अगर निकाल दें तो ये कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर 6 बड़े दंगे राजस्थान में हुए और ये राजस्थान के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। दंगों की शुरुआत राजस्थान में जो हुई वो यहीं से हुई, करौली में, जिस जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं से दरअसल दंगों की शुरुआत हुई थी। ये कहा जाता है कि यहाँ पर उस वक्त एक शोभा यात्रा निकल रही थी और ये शोभा यात्रा दरअसल जो है हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर पथराव हुआ। उसके बाद पूरे करौली में दंगे हो गए, दुकानें जली और लोगों का नुकसान हुआ। जो लोग शांति से रहते थे उनके बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो गई। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि करौली में जो दंगे हुए थे उसके बाद राजस्थान में और जगह पर भी सांप्रदायिक तनाव हुआ। दंगों के जख्म जो हैं अब वो धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई होती तो यहाँ के हालात ये नहीं होते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि इन दंगों के लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, जिसके कारण राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य का माहौल खराब हुआ। लेकिन बीजेपी कहती है ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अशोक गहलोत और कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेलते हैं वोटों के लिए, उसके कारण राजस्थान का माहौल खराब हुआ है। यह रास्ता मदन मोहन मंदिर की तरफ जाता है और इस वक्त मैं करौली में फूटाकोट जो चौराहा है वहाँ पर हूँ। ये चूड़ी बाज़ार है और चूड़ियाँ जो है मोहब्बत की निशानी होती हैं, लेकिन जब दंगे होते हैं तो फिर वो दंगे और दंगाई जो है ये नहीं देखते कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, क्योंकि दंगों में सिर्फ नफरत हावी होती है। यहाँ पर ये तमाम जो चूड़ी की दुकानें आप देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर दुकानें जो हैं दंगाइयों ने जला दी थी। हमारे साथ इस दुकान के मालिक भी हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद जफर। दंगे जब हुए थे तो आपकी दुकान भी जल गई? बेशक, पूरी दुकान, शोरूम सब जल के नष्ट हो गए थे। किसने जलाए थे? कुछ ने जलाए थे। हम तो दुकानदारी कर तो वो भगे एकदम यहाँ से। जब हमला हुआ, हमले के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में देखी तो सब में आग जनी कर दी दंगाइयों ने। कुछ स्थायी लोग भी थे मौजूद यहाँ उनके साथ में। तो उसके बाद सरकार की तरफ से मुआवजा मिला? सरकार की तरफ से मुआवजा क्या मिला? ना के बराबर। एक दुकान का 90,000 रुपये। अच्छा, ये कोई मुआवजा है? अच्छा, आपको 90,000 रुपये मिले? हमको 90,000 रुपये और दूसरे लोग थे सामुदायिक के, उनको 3-3 लाख रुपए, 9-9 लाख रुपए दिए। किनको 3-9 लाख? सामने वाले भाई क्या कहता है इसको 9 लाख रुपए पास करे। अच्छा। हमारे सामने एक परचूनी की दुकान चली, इसको 3 लाख रुपए पास करे। यानी इसमें भी भेदभाव हुआ है। अच्छा, इसमें भेदभाव हुआ है। किसने? प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से? किसको मानो आपने अलाउ करा, उनकी तरफ से या सर्वे करने वालों की तरफ से? दुकान में मेरा कम से कम 45 लाख रुपए का नुकसान था, जिसमें 90,000 रुपये दिए, जबकि डबल मंजिला शोरूम है। तो यहाँ पे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मुआवजा देने में भी जो है वो भेदभाव किया गया। किसी को मुआवजा ज़्यादा मिला, किसी को कम मुआवजा मिला, जबकि ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब को इन्होंने पूरा बिल दिया तो उसके बावजूद इनको पूरा मुआवजा नहीं मिला। तो मुआवजे में भी जो है भेदभाव किया गया और इसीलिए तुष्टीकरण के आरोप जो है लगातार लगते हैं यहाँ पे। करौली दंगों में फूटाकोट चौक पर जो चूड़ी बाजार है वहाँ पर रेहान कंगन पैलेस जो है वो भी जल गया था। दंगाइयों ने उसे भी जला दिया था। हमारे साथ उमर फारूक जी हैं। उमर फारूक जी, आपकी दुकान को क्यों जला गया? सर ऐसा हुआ था, हमें काफ़ी नहीं थी। हमारी शॉप में करीब 8-10 लोग थे और मेरी बीवी भी थी, शॉप में थी, और मैं भी मेरी शॉप में था। तो दंगाइयों ने मेरी दुकान में आग लगा दी थी और आग लगने वाली थी। करीब सारी दुकानों में आग लग चुकी थी। एंड में मैंने भाग के गया था, मैं भाग के दोबारा से आया था, मैंने यहाँ शटर उठाई थी और कम से कम 8-10 लोग, मेरे कस्टमर, मेरी मैसेज, मेरे बच्चा बड़ा वाला, ये इसी दुकान के अंदर लॉक लगा दिया ने अंदर से, और तो ये अंदर रह गए। बड़ी मुश्किल से, ये मान लो मैंने से कहा, मैंने कि खोल जल्दी खोल, नगमा जल्दी खोल, नगमा जल्दी खोल, लेकिन जब तक दंगाई में यहाँ तक आ गए। दंगाई कल्लू ब्यास है, उनका नाम वहाँ ही बैठा रहता है टंडन हनुमान पे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके साथ। उसने, मैंने चश्मे में जहाँ से भाग के गया था, उसने डंडे चलाए थे मेरे पास। ये बताइए कि जो आपकी दुकान जली थी तो मुआवजा आपको मिला?
सर एक बात बताइए, मुआवजा हम लोगों को क्यों मिलेगा? क्योंकि नुकसान हमारा ज़्यादा हुआ, जिनका नुकसान नहीं हुआ सर उनको मिलेगा। नहीं, तो आपका कितना नुकसान हुआ था? कुछ भी नुकसान नहीं, 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर। मतलब इतना आप माल रखा हुआ है? इसमें हाँ। इन्वर्टर, इसमें LED, इसमें चूड़े, इसमें मोबाइल, इसमें पैसे, इसमें सारी चीज इसी में दुकान में थी। कितना आपको मुआवजा आज मिला? मुझे 1.5 लाख रुपए मिला था सर। 1.5 लाख मिला? हाँ आप कह रहे हैं 35 लाख का आपका नुकसान हुआ। हाँ सर। लेकिन 35 लाख अगर आप नुकसान का दावा करा होगा आपने, तो आपको ये बताना पड़ा होगा ना कि आपके पास 35 लाख रुपए का सामान था, तो वो आप दिखा पाए थे? सर दिखाएंगे ना, आप कोई आप आओगे तो आपको बताएंगे, बिल बताएंगे। हमारे कस्टमर के सारे लोगों को जब हम माल आता है, हमारा बिजनेस तो चलता है हमारा सारा। तो ये दंगे हुए क्यों थे यहाँ पे? सरकार, ये कुछ लोगों, अपन के लोगों में भी कमी है, थोड़ा इन लोगों में भी कमी थी। और ये राजनीति थी, ये राजनीति लोगों ने दंगाई का रूप दे दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इस दंगों के पीछे राजनीति थी पूरी तरह से? बिल्कुल राजनीति है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हबीब भाई है। ये कुर्सी की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई थी। दुकानदारों को बिल्कुल सीधे निर्दोष लोगों को जलाया गया है, टारगेट बनाकर। पहले से टारगेट था उनका, दंगाइयों का। प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने दंगा करवा दिया। शहर में बड़ी अच्छा धंधा पानी चल रहा था, साबी की बिक्री चल रही थी। किसको फायदा हुआ होगा दंगों से? दंगाइयों को तो फायदा ये है कि साहब राजनीतिक लोग हैं, उनको तो अपना एजेंडा पास करना था, कैसे भी करके नहीं लोगों पे हावी होना और अपनी पार्टी का एकजुटता दिखाना। दंगाइयों की जांच नहीं होती है, ठीक है ना। दंगाइयों का जो स्कीम थी, प्लान था, वो पास हो गया। आम आदमी जो दुकानदार है हम लोग, उन लोगों को परेशानी आ गई। चुनाव में जो है, अब ये जो आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप से दंगे हुए थे, तो चुनाव में क्या आम लोगों के लिए मुद्दा है कि दंगे जिन्होंने करवाए उनको सजा देनी? पार्टी ऐसी हवा फैलाती है कि लोगों का मन मानस ही बदल देती है। पढ़ा लिखा आदमी भी है ना, इनकी बातों में आ रहे हैं सब। कोई दिमाग से काम ही नहीं ले रहा, और बस यही है कि ये हो रहा है, वो सब सही हो रहा है। सब लोग अच्छे बुरे सब एक ही जुटता में हो रहे हैं सब। तो यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो दंगे हुए, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हावी थी, और राजनीतिक दलों ने अपने अपने फायदे के लिए ये दंगा करवाया। और अगर राजनीति हावी थी तो फिर जाहिर सी बात है चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा तो रहेगा, और चुनाव होंगे तो राजनीति होगी तो करौली के इन दंगों का मुद्दा भी जो है वो ज़रूर उठेगा। दो अप्रैल 2022 को करौली में क्या कुछ हुआ था, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप पाठक जी हैं। कुलदीप जी, क्या हुआ था यहाँ पर उस दिन? 2 अप्रैल 2022 में हम लोग नववर्ष के अवसर पे खुशी मनाने के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे थे, सारे हिंदू लोग। और बड़े शांति प्रिय ढंग से हमने प्रशासन से परमिशन भी ली, सारे नियमों का पालन किया, और हमारे साथ प्रशासन भी मौजूद था। शांति प्रिय ढंग से हम रैली निकाल रहे थे। हमारा यदि कोई अपराध है तो इतना था कि हम एक नारा लगा रहे थे, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा मुझे ऐसा लगता है शायद अशोक गहलोत जी को अच्छा नहीं लगता, राम का नाम। तो इन लोगों की, मुस्लिम समुदाय की पहले से ही प्री प्लानिंग थी, और हम लोगों पे जानलेवा हमला किया। हमको जान से मारने के प्रयास किए गए, लेकिन हमको राम जी ने ही बचाया। हमारे कई लोगों के सिर पे पत्थर पड़े, ब्रेन हेमरेज भी हुआ, लेकिन बच गए। और प्रशासन का काम ये रहा, पुलिस का, तो उस समय तो हमें छोड़ के भाग गई। पुलिस काफ़ी थी, लेकिन खुद की जान बचा के भाग गई। और हिंदू लोगों में भय का वातावरण हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपराधी मुस्लिम समुदाय नहीं, हिंदू वर्ग है। हिंदू अपनी जान बचा के घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था, और यदि निकल रहा है तो उसको पुलिस उठा के ले जा रही है, अरेस्ट कर रही है। ऐसा माहौल बना दिया। अंत में हमने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, तो हमने एक राजस्थान का टाइगर है, जो जन जन का हृदय सम्राट है, माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कुछ करीब रात को 9:15 बजे फ़ोन किया। मैं साहब ये स्थिति है, डॉक्टर साहब ने बताओ क्या करना है। मैं साहब जनता के लिए पैदा हुए हो आप। रातों रात डॉक्टर साहब वहाँ से रवाना हो गए। रात को 4 बजे सुबह करौली आ गए। चलते हुए कर्फ्यू में डॉक्टर साहब पूरे शहर में घूमे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं न्याय दिलाऊंगा। और डॉक्टर साहब ने उसके लिए
धरना भी दिया, काफ़ी इनके सबूत भी दिए इनके प्रशासन को, लेकिन प्रशासन गोलमोल कर गया, चूँकि गवर्नमेंट अशोक गहलोत की है, कांग्रेस सरकार की है। अब जो क्योंकि 2 साल करीब 1.5 साल से इस घटना को ज़्यादा हो गए, तो अभी क्या चुनाव में ये एक मुद्दा है करौली में, या लोग अब शांति से रहते हैं, अब ये सब चीज़ें खत्म हो गई? नहीं, लोगों में भय का वातावरण तो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मुद्दा नहीं, ये लोग भयभीत हैं आज भी। क्यों ऐसा? सुरक्षा क्यों नहीं सुरक्षित महसूस कर पा रही? सुरक्षित कांग्रेस सरकार है, इनको 100% बल मिल रहा है तुष्टीकरण के कारण। तुष्टीकरण के कारण। और कई सारी चीज़ें हैं हमारे, यदि माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा को मौका दे दिया जाए तो इन सबको सुधार देंगे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, और ये कहते हैं कि जब यहाँ पर दरअसल जब दंगे हुए थे और प्रशासन और पुलिस जो है लापता थी, और उस वक्त ये भी सिचुएशन थी कि यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी नहीं थे, तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं उन्होंने यहाँ पर आकर लोगों को हिम्मत बंधाई थी और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है लगातार उन्होंने संघर्ष किया था। इसलिए यहाँ पर लोग आज भी उनका नाम बहुत प्यार से लेते हैं। हम करौली में हैं, जहाँ पर करीब 1.5 साल पहले दंगे हुए थे, और उसके कारण जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा था। हमारे साथ इस वक्त जो हैं कैलाश शर्मा जी हैं, यहाँ के पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। कैलाश शर्मा जी, ये जो तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी लगाती है, ये कितने सही हैं? क्योंकि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि बीजेपी दरअसल हिंदू मुस्लिम करा। ये आरोप पूरी तरह सही है। अशोक गहलोत जी का ये जो शासनकाल रहा है, ये सिर्फ तुष्टीकरण का रहा है। उन्होंने एक वर्ग विशेष को ही संरक्षण दिया है। करौली में जो दंगा हुआ, जो लोग हमारे पीड़ित हुए, जिनके सर फटे, हाथ टूटे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया कि आप दंगाई हैं। जो दंगाई थे उनको यहाँ के विधायक का पूरा संरक्षण, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था दंगाइयों को, तो विधायक ने पुलिस थाने में जाकर के उन लोगों को छुड़ा कर के लेके गए। और एक हमारे सनातन धर्म के जो लोग थे, जो शांतिपूर्वक नववर्ष का उत्सव मना रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया, 1-1, 1.5 महीने जेलों में रखा है। उनकी जमानत नहीं होने दी इन लोगों ने। ये एक तुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण के कारण ही यहाँ ये दंगा हुआ। दंगा पूर्व नियोजित था, पहले से ही PFI के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि यहाँ दंगा होगा। उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। तो आपको लगता है कि यहाँ पर PFI, सिमी जैसे संस्थानों को जो खुली छूट दी, उसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा आपका कहना है? हमारे नज़दीक में ही गंगापुर सिटी के पास छोटा उदय एक गांव है, वहाँ राजस्थान का सिमी का सेंटर रहा, और सिमी का प्रतिबंध होने के बाद सिमी का सारा नेटवर्क PFI में कन्वर्ट हुआ। PFI का जो नेटवर्क रहा करौली में, वो राजनेताओं से ही जुड़ गया और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा PFI ने कि यहाँ दंगा होगा। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई। पुलिस की जो FIR है, जो करौली के SHO ने लिखी है, उसने अपनी FIR में लिखा है कि जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और इन पर पथराव हुआ ऊपर से। वो ये पुलिस की FIR कहती है कि ये निर्दोष है। उसके बाद भी हमारे लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक हमारी मोटरसाइकिलें नहीं छोड़ी हैं, वो जब्त की हुई हैं। अभी तक 1 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन उस FIR में चालान पेश नहीं हुआ है। जब चाहते हैं, जब किसी आदमी को हमारे को उठा ले जाते हैं उस FIR के नाम पर, वो एक उन्होंने पिटारा खोला हुआ है कि जब जिसको चाहेंगे उसको गिरफ्तार करेंगे। पिटारा खोला हुआ है, जब जिसको चाहेंगे गिरफ्तार करेंगे। और बड़ी बात क्या है कि करौली में जो दंगे हुए थे, उसके बाद देश के 7 राज्यों में दंगे हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो है, जो हिंदू नववर्ष की हो या हिंदू रामनवमी पे हो, जो तमाम धार्मिक शोभा यात्राएं थी, उन पर हमले हुए, और उसकी शुरुआत यही करौली से हुई थी। और ये इस बात की जो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस बात को माना, और इस बात को उन्होंने जो है ये बात पुष्टि की कि दरअसल ये जो यहाँ से दंगों की शुरुआत हुई थी, उसके पीछे PFI और सिमी जैसे संगठनों का हाथ था, पूरे देश का माहौल ख़राब करने के लिए, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आरोप ये लग रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जो यहाँ पर दंगाई थे उनको संरक्षण दिया, और जिस तरह से दंगा पीड़ितों में जो भेदभाव किया,
उसके कारण तुष्टीकरण राजस्थान के चुनाव में इस बार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। करौली में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल शर्मा जी हैं और ये बताइए कन्हैया जी, इस बार करौली की क्या तस्वीर है? देखो जी, करौली का जो मामला है वैसे तो यह समीकरण के हिसाब से अगर है, पिछली बार समीकरण SC ST का रहा तो BSP का कैंडिडेट जीता लाखन मीना, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गया, तब से वो कांग्रेस में है। अगर कांग्रेस को टिकट देती है तो जीतने के आसार है, लेकिन इतिहास ये कहता है करौली का कि रिपीटेशन कभी किसी का नहीं हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य, हाँ, राजस्थान में। लेकिन अब राजस्थान में भी अपन चर्चा करें तो मैं 40 साल से राजनीति करता हूँ, देख रहा हूँ। इस बार अशोक गहलोत जी ने जितनी अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं दी है गरीब को गणेश मान करके, उस बिहाफ पर हम ये मान सकते हैं कि सरकार रिपीट हो सकती है, जनता को इसका लाभ मिला है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो संगठन उन्होंने डल कर दिया, संगठन का काम पूरे राजस्थान में नहीं रहा। अब संगठन और सत्ता का जहाँ तालमेल अच्छे ढंग से होता है तो निश्चित सत्ता रिपीट होती है, लेकिन अगर हमें संशय अगर होता है तो संगठन के नाम पर होता है। कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है जितना होना चाहिए। आप कह रहे संगठन और सरकार में तालमेल नहीं रहा है? इतना नहीं रहा भाई। जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अब हुआ है, कल परसों ही हुआ है, ब्लॉकों का गठन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन काम के मुद्दे पर अशोक जी के नाम पर और जिन्होंने जो काम किया है गरीब को गणेश मान करके, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, सबके बारे में जो काम इन्होंने किया है, उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि सरकार रिपीट हो सकती है। करौली में जो दंगे हुए थे यहाँ पर भी हिंदुत्व का मुद्दा बन गया है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर भी तुष्टीकरण बहुत हुआ। भाई चर्चा इस तरह की रही कि वैसे था नहीं, पर चर्चा इस तरह की रही कि लोकल विधायक ने यहाँ उनकी मदद की, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। पर यहाँ गलती तो कहीं ना कहीं है, अब गलती का खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। आपको लगता है कि उस समय विधायक की तरफ से चर्चाएं रही भाई, सरकार जो जिस तरह का वातावरण यहाँ बना, वातावरण की कह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने हमेशा निष्पक्षता की बात की है, सब धर्म समभाव की बात करी। भाई सबका देश है, सबको रहने का हक है, लेकिन कहीं अगर गलती करते हैं तो निश्चित बात है उसका तुष्टीकरण हुआ। आप वाह, निश्चित बात है, ये चर्चा में है लोगों की। आज शहर की भावना अगर जनरल जाति से बात करेंगे तो वो कांग्रेस के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है। अब नहीं है तो उसको या तो MLA जनता के बीच में आकर के बात करे या जनता के बीच में अपनी बात स्पष्ट करे कि भाई मैंने ऐसा मदद नहीं की है। तो इस तरह का वातावरण बना नहीं उसकी बात। कभी पब्लिक मीटिंग नहीं हुई, कभी कार्यकर्ता की मीटिंग नहीं है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, तो हो सकता है इसमें नुकसान भी हो सकता है। दंगे यहाँ हुए क्यों? बड़ा शांतिप्रिय है ये तो जगह। कुछ लोगों की वजह से ये दंगा हो गया, इसमें चाहे वो जनरल जाति में हो चाहे मुसलमान का हो। अब दिखा ऐसा कि मुसलमान ने अटैक किया, स्वीकृति लेने के बाद में भी, प्रशासन से मंजूरी लेने के बाद में भी, अंदर से क्या कहानी थी, लेकिन सामने से जब अटैक दिखा तो निश्चित है गलती मुसलमानों की थी। करौली में जिस धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद दंगे हुए, उस धार्मिक यात्रा में पुष्पेंद्र मुदगिल जी भी हैं, वो भी सबसे आगे उस वक्त उस धार्मिक यात्रा में थे। पुष्पेंद्र जी, क्या हुआ था उस दिन? शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकल रही थी, जिसमें श्री राम को उद्घोषमुख से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और उसमें 8 साल के भी बच्चे थे, 20 साल के भी, और हर उम्र के बच्चे थे, उसमें नौजवान भी थे। अचानक से पथराव हुआ, 500 लोगों की भीड़ पर पथराव हुआ, जिनमें अच्छा ये रहा कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, वरना मेरा भाई है अमित शर्मा, जो कि 20-25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसकी बड़ी मुश्किल से बच्चा। क्या हुआ था वो आपके भाई को? वो आगे चल रहे थे, ऊपर से बड़ी सलाह नीचे फेंकी गई, जिससे उनके सिर पर हेड इंजरी हो गई।
और ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाकी अभी भी डर का माहौल है लोगों में। ये कहते हैं कि भाई आप लोग भी भड़काऊ नारे लगा रहे थे, इस तरह भी कई जगह। तो सर ये बताओ, उनको पहले से ही मालूम था कि हम भड़काऊ नारे लगाएंगे? और वो जो छतों पे 100-100, 150-150 की तादाद में लोग खड़े हुए थे, पत्थर उनके पास उपलब्ध थे, डंडे उनके पास, वीडियो में सारी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, उनमें सारा मालूम है। लेकिन क्या ये राजस्थान सरकार है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और अगर कोई आवाज़ भी उठाए तो उसकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार क्या चुनाव में ये एक मुद्दा है अभी भी, क्योंकि 1.5 साल हो गए, अब तो शांति है यहाँ पर क्या लोगों के मन में कोई बात है? क्या ये चुनाव में लोग वोट डालेंगे, उनके लिए कोई इशू है? सर उनके तो अभी हौसले बड़े हैं, मतलब जिहाद जैसी पहले से ज़्यादा वो निकल के आ रहे हैं। तो मुद्दे तो 100% रहेंगे, दंगे का भी रहेगा, और कोशिश ही रहेगी कि अब की बार राष्ट्रवादी पार्टी को मिले चांस, बीजेपी। आपको लगता है राष्ट्रवादी पार्टी आएगी तो यहाँ दंगे फिर नहीं होंगे? डर का माहौल तो रहता है ना कि कम से कम उनकी कांग्रेस की तरह उनकी साइड तो नहीं लेगी, कम से कम बीजेपी। कांग्रेस साइड लेती है? बराबर ली है सर। दंगाइयों की आप दंगे, मुआवजा उनको मिला है, नुकसान हिंदुओं का हुआ, हाथ पैर टूटे, गाड़ी उनकी जली, लेकिन इनको कोई मुआवजा नहीं। उनको दुकान 100 रुपये का सामान है तो 10,000 रुपये का मुआवजा उनको मिला है, बताओ। उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ जली थी उनको? कुछ नहीं मिला है। वो की वही स्थिति में अभी तो कुछ गाड़ी तो थाने में ही पड़ी है। इस वक्त मैं अलवर जिले के राजगढ़ में हूँ, और राजगढ़ में ये शिव मंदिर है। मेरे पीछे अभी ठाकुर जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं। ये मंदिर 1.5 साल पहले बहुत सुर्खियों में आ गया था। इसलिए आ गया था क्योंकि प्रशासन ने इस 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोज़र चला दिया था, और ये एक बड़ी घटना बन गई थी, जिसको लेकर के पूरे देश विदेश की मीडिया में इसकी चर्चा हुई थी। और ये मंदिर देखिए, यहाँ पर हनुमान जी स्थापित हैं, और ये हनुमान जी को भी यहाँ पर बुलडोज़र से, और जो मशीन थी उन मशीनों से हनुमान जी की प्रतिमा, और उनको भी जहाँ पर हनुमान जी विराजमान थे वो पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पर बुलडोज़रों से तोड़ दिया गया था, जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया था। और साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव की जो प्रतिमा थी, यानी जो शिवलिंग है वो विराजमान थे, यहाँ पर शिवलिंग विराजमान थे, यहाँ पर भी जेसीबी लगी और इसको भी पूरी तरह से जो है तोड़ दिया गया। और जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा बना था, और जब पूरे राष्ट्रीय मीडिया में खबर बनी, उसके बाद जो है गहलोत सरकार ने अपनी पूरी जो कार्रवाई थी वो रोक दी। लेकिन क्या सवाल ये कि अब मंदिर का तो पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन जो जख्म उस वक्त दिए गए थे उनको लेकर क्या? क्योंकि सवाल यही है कि इस तरह से जो है हिंदू मंदिरों पर अगर तोड़फोड़ होता है, अगर हिंदू मंदिरों पर इस तरह से बुलडोज़र चलते हैं, जेसीबी मशीन चलती हैं, तो ये जो है कहाँ तक इसको जो है जायज़ ठहराया जा सकता है? ये आप देखिए, यहाँ पर अभी भी देखिए खंडित जो मूर्तियाँ हैं, ये पवित्र शिवलिंग हैं, और इन पवित्र शिवलिंग को जो उखाड़ा गया था, आरे से काटा गया था। ये नीचे से आरे से काट दिया गया था, पवित्र शिवलिंग जिनको हटाया गया था। ये भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है। आप देखिए किस तरह से इस प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। ये अपने आप में दिखाता है कि किस हद तक जो है उस वक्त पूरा जो प्रशासन है, यहाँ की सरकार है, पूरा अमला जो है, किस हद तक वो जो है संवेदनहीन हो गया था, और किसी ने सोचा भी नहीं कि दरअसल हिंदू भावनाएं इससे किस हद तक आहत हो सकती हैं। अंकित जी हमारे साथ हैं, जो इन्हीं का ये जो मंदिर, निजी मंदिर है इनका, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 17 अप्रैल 2022 की बात है। एसडीएम साहब आए, पूरा प्रशासन लेके आए। 300 साल पुराना हमारा ये मंदिर है, उसको अतिक्रमण कहकर ये तोड़ दिए गए उनने। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे, रिक्वेस्ट ना मारकर थप्पड़ वप्पड़ मारे गए। थप्पड़ भी मारा आपको? हाँ बिल्कुल। और उनने बोला इनको गाड़ी में डालो। रिक्वेस्ट करने के बावजूद बोला कि हम, आपको लगता है कि हम इसको तोड़ा नहीं जाए आपके द्वारा, हम इसको मूर्तियों को हटा लेंगे अपने हिसाब से, पंडित के द्वारा जैसे भी होगा। पर उन्होंने नहीं सुनी कोई भी। उन्होंने जेसीबी चलाकर 11 बजे उनने जेसीबी चलाई, 5 बजे जाके उनने मंदिर को जेसीबी से तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया पूरा। और प्रशासन से अभी कोई हेल्प नहीं मिली है। हम खुद इसको मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। दोबारा जब ये तोड़फोड़ हुई, उसके बाद जो है तोड़फोड़ रुकी कैसे? सर रुक के गए, जहाँ तक इनको तोड़ना था वहाँ तक तो तोड़ दिए इनने। फिर हमने, वो ब्रज कल्याण वाले आए थे, उन्होंने केस वगैरह दर्ज करवाया। उसके बाद में ये मंदिर की सुनवाई के लिए कुछ रिपोर्टर आए यहाँ पे, उन्होंने, पर कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक।
लेकिन आप निर्माण कार्य कर रहे हैं सर निर्माण पर जरूरी है, मुआवजे के नाम पे 1 रुपया नहीं मिला है हमें। निर्माण तो कराना जरूरी है सर, पूजन करने कहाँ जाए हम? अब क्या सरकार के भरोसे बैठे रहे? ये बना रहे हैं सर, किस तरह से खंडित कर दी है। 2 मूर्ति हमें मिली थी, जैसे भी टूटी फूटी मिली थी, नाले में और सारी मूर्तियों को नाले में बहाकर एक तरीके से नाले में बहा दिया गया मूर्ति। नाले में भरकर और जेसीबी भरकर ले गई वो कहीं। इस तरह से उन्होंने इतना मतलब आतंकवादियों की तरह वो किया था इन्हें व्यवहार हमारे साथ। सूत्र ललित जी कह रहे हैं, जो एक मंदिर के संचालक हैं, इनका निजी मंदिर है, वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया गया, हमारे परिवार को मारा गया जब हमने रोकने की बात करी। इन्होंने ये भी कहा कि हमको समय दीजिए, हम जो मूर्तियां हैं उनको हटा लेंगे, लेकिन इनके साथ मारपीट भी हुई और मंदिर को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कल्पना कीजिए कि ऐसा राजस्थान में हुआ और उस देश में हुआ जिस देश में ये कहा जाता है 80% हिंदुओं की आबादी है, उस देश में इस तरह से जो है मंदिर को तोड़ा गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। राजगढ़ में मंदिर के साथ साथ यहाँ जो पीछे आप दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें भी तोड़ी गई थी और ये कह के कि भाई दरअसल यहाँ पर सड़क को चौड़ा करना है, शहर को बढ़िया बनाना है, ये कह के यहाँ पर बुलडोजर चला, तोड़ फोड़ हुई। लेकिन जब मीडिया में हंगामा हुआ, मंदिर को तोड़ने के बाद जब हंगामा हुआ तो गहलोत सरकार दबाव में आई और ये सारी कार्रवाई रुक गई। और उस वक्त क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट बहुत हाई था, उस वक्त यहाँ पर जो विधायक थे, यहाँ के विधायक और तमाम नेता यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिया कि जो भी तोड़फोड़ हुई है वो गलत हुई है और तोड़फोड़ के बदले में उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये शिव मंदिर से लेकर ये जो तमाम दुकानें जो तोड़ी गई, आज 1.5 साल बाद भी इनको मुआवजे के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह तय कर लिया है कि जो भी यहाँ पर वोट मांगने आएगा उसके सामने यह मुद्दा ज़रूर उठाया जाएगा और उससे सवाल ज़रूर किया जाएगा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आखिर आप क्या रुख अख्तियार करेंगे।